तो मटेरियल मैग्नेटिज्म में बहुत पहले से from hundreds of years we know a material which is called magnet. ये मटेरियल एक मैग्नेटाइट फोर्स से बनता था। अगर जैसे आयरन हो, ब्लैक कलर का आयरन होता था और उसकी एक स्पेशलिटी होती थी, इट हैड सर्टेन प्रॉपर्टीज। वो प्रॉपर्टीज उसी स्टोन में मिलती थी, इसलिए उन प्रॉपर्टीज का नाम हमने रख दिया मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, एक मैग्नेट की प्रॉपर्टीज। तो वो प्रॉपर्टी क्या क्या थी? तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। It has basically two properties. Number one, it can apply force. It can apply force on iron or similar material. और ये फोर्स भी कैसे लगाता था? बिना कांटेक्ट के, यानी बिना कांटेक्ट के जो फोर्स लगता है उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? फील्ड फोर्स। बिना कांटेक्ट के जो फोर्स लगेगा वो वाला मेथड कैसा होता है? फील्ड फोर्स का मेथड। जैसे ग्रेविटेशन का फोर्स बिना अर्थ के कांटेक्ट के इस ऑब्जेक्ट को खींचता है, दैट इज द फील्ड फोर्स। और फील्ड का नाम क्या? ग्रेविटेशनल फील्ड। एक इलेक्ट्रिक चार्ज को रखा, दूसरे इलेक्ट्रिक चार्ज को खींचता है बिना कांटेक्ट के। ये कौन सा फोर्स है? फील्ड फोर्स। और फील्ड का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। वैसे हमने देखा कि ये जो मटेरियल का ब्लैक कलर का आयरन का बना हुआ ये एक दूसरे आयरन को अपनी तरफ खींच लेता है विदाउट कांटेक्ट। इसका मतलब कि इसमें ये प्रॉपर्टी है फोर्स लगाने की, और ये फोर्स का मेथड ये भी कौन सा अपना रहा है? फील्ड फोर्स। सो और similar material by method of field force. इस फील्ड का नाम हमने रखा, मैग्नेट से बनता था तो इसका नाम क्या रखा? मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा, इसके पास एक और प्रॉपर्टी थी दैट यूज्ड टू बी डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। डायरेक्शनल प्रॉपर्टी क्या थी? इट विल ऑलवेज स्टे इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो जो एंड इसका नॉर्थ की तरफ खड़ा होता था उस एंड का हमने नाम दे दिया नॉर्थ पोल। वहां पर फोर्स सबसे ज्यादा होता था। ये नॉर्थ डायरेक्शन है, दिस इज ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो यहां पर जब हम उस लोहे के पीस को रखते हैं ये ऐसा खड़ा होता है, और अगर हम उसको यहां से ऐसा घुमा देंगे तो फिर घूम के ऐसे आ जाएगा। हमेशा एक एंड इसका किधर रहेगा? नॉर्थ, और एक एंड किधर रहेगा? साउथ। और इस प्रॉपर्टी के कारण ही इसको पुराने ट्रेडिंग के समय में जब समुद्र में शिप चलता है चारों तरफ पानी दिखता है और सन नहीं दिखता तो हमको पता नहीं रहता कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। उस समय ये हेल्प करता था ये बताने में कि नॉर्थ डायरेक्शन किधर है। तो उसको देखकर बिलो मील तक शिप चला करते थे, और अगर इसमें थोड़ा सा भी डायवर्शन हो जाए तो शिप कहां से कहां पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में स्टे करता है, एंड इट यूज्ड टू बी, इट वाज यूज्ड फॉर नेविगेशन। ओके, देयर इज अनदर थिंग, but its property is it always stays in
नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, दिस इज डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। यहां पर इसका फोर्स सबसे ज्यादा लगता था ये दो पॉइंट्स पे, और बीच में नो फोर्स, यहां पर मैक्सिमम फोर्स, और यहां पर भी मैक्सिमम फोर्स। अब जो हिस्सा नॉर्थ को पॉइंट करता था इसका हमने नाम रख दिया नॉर्थ पोल, और जो साउथ को पॉइंट करता था उसका नाम रखा साउथ पोल। नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ये मैग्नेट इस तरह से सस्पेंड हो जाता था। सो वी हैड टू प्रॉपर्टीज, वन अप्लाइंग द फोर्स, अदर डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज। तो ये दो प्रॉपर्टीज के कारण इसको बहुत यूज किया जाता था, एंड इट यूज्ड टू बी कॉल्ड मैग्नेट। मैग्नेट अपने चारों तरफ जो फोर्स लगाता था दैट वाज ए फील्ड फोर्स। मैग्नेट कैसे बनाए जाते थे? सो वी हैड वन अदर प्रॉपर्टीज, द मैग्नेट कैन बी प्रिपेयर्ड with help of other magnets. एक दूसरे मैग्नेट से एक मैग्नेट हम बना सकते हैं, या आप लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं, उसको रब करके बनाते हैं और दूसरे मेथड से उससे। ओके, और इसकी प्रॉपर्टीज आप जानते हैं, नॉर्थ नॉर्थ रिपेल, नॉर्थ टू साउथ पोल attract, that is similar poles repel, different poles attract। ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, और ये हमारे मोस्टली किस काम में आता था? इट वॉज यूज्ड फॉर नेविगेशन। नेविगेशन के लिए यूज होता था। एक मिक्सचर में अगर आयरन पार्टिकल्स हैं, आयरन पार्टिकल्स को अलग निकालने के लिए यूज होता था, और कितने ही हम इसके यूज सोच सकते हैं वो उससे यूज होते हैं। अब ये अपने चारों तरफ जो फोर्स लगाता था, उस फोर्स को विजुअलाइज करने के लिए, उसको देखने के लिए हमने एक फीचर बनाया, दैट इज मैग्नेटिक लाइंस और फोर्सेस। मैग्नेटिक लाइंस पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, क्यों? ये अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता था। सो दिस विल बी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है? तो आंसर है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी लाइंस होती है, और इसका हम एक ड्राइंग बनाते हैं, और उस ड्राइंग में हमने कुछ शर्तें फिक्स की हुई हैं, कुछ फीचर्स फिक्स किए हुए हैं, एंड दोस फीचर्स आर टेलिंग अस द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पर्टिकुलर लोकेशन। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए नोट करिए, मैग्नेटिक फील्ड इज विजुअल रिप्रेजेंटेशन, magnetic field lines are visual representation of magnetic field at a location। So, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज, अगर हम कहीं पर ऐसे लाइन बनी हुई हमने देखी और हमें बताया गया कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, तो उससे हमको क्या क्या पता चलता है? तो जिस तरह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ा है, उस तरह से थोड़ी सी प्रॉपर्टीज इसकी भी पढ़ते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायग्राम देख के हमको क्या पता चलता है और क्या पता चलना चाहिए। नंबर 1, magnetic field lines are
magnetic field lines are continuous loops. Continuous loops. इसका ये मतलब है इनका कोई स्टार्टिंग नहीं होता और इनका कोई एंड नहीं होता। हाँ, सोर्स इनका जरूर होता है। एक मैग्नेट अगर इसका सोर्स है तो ये लूप किस तरह से बनेंगे? देखिए, ये मैग्नेट इसका सोर्स है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से ऐसे जाएगी और नॉर्थ टू साउथ और यहां साउथ टू नॉर्थ। दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे, तीसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, चौथी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम ऊपर भी बना सकते हैं। इसमें आप ये देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन का कोई स्टार्टिंग पॉइंट या एंडिंग पॉइंट नहीं है। एक बार इसको सोर्स के अंदर से जाना पड़ता है, फिर से सोर्स के अंदर से ऐसे बने। इसमें ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाई और ऐसे लूप की शेप में बनाई। ये कंटिन्यूअस लूप है। इसकी डायरेक्शन को हम क्या बोलेंगे? नॉर्थ साउथ। मैग्नेट के बाहर इसकी डायरेक्शन नॉर्थ से स्टार्ट होती है और कहां तक आती है? साउथ तक। मैग्नेट के अंदर इसकी डायरेक्शन क्या होती है? साउथ टू नॉर्थ। ये चीज को हम नोट कर लेते हैं। आउटसाइड मैग्नेट, आउटसाइड मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ, इनसाइड मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ। इस तरह से आउटसाइड मैग्नेट और इनसाइड मैग्नेट इसकी डायरेक्शन होगी और एक ऐसा लूप होगा, कंटिन्यूअस लूप होगा, बीच में कोई इससे ब्रेक नहीं होगा। दिस इज वेरी कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ओके, लेकिन फिर एक क्वेश्चन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमको बताती क्या है? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमको दो चीजें बताती है। नंबर एक, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, और नंबर दो, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है। तो अगर हम इसको देखते हैं तो हमको कैसे पता लगेगा इसकी स्ट्रेंथ और इसकी डायरेक्शन? तो उसके लिए यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस लाइन के इस पॉइंट पर हमने ये टेंजेंट बनाई, ये तो ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड बी यहां। तो यहां पर डायरेक्शन क्या है? ये यहां टेंजेंट बनाए तो ये डायरेक्शन, देखिए ये डायरेक्शन एकदम अलग है, ये डायरेक्शन एकदम अलग है। तो एक ही स्पेस में इसका डायरेक्शन का डिफरेंस होता है। यहां पर डायरेक्शन कैसी है? आंसर है यहां डायरेक्शन ऐसी, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। यहां पर डायरेक्शन ऐसी मिलेगी। इस तरह से हमको जगह जगह डायरेक्शन इसकी इससे मिलती है, टेंजेंट ऑन दी मैग्नेटिक फील्ड लाइन। उस पॉइंट पर टेंजेंट खींचेंगे और वो टेंजेंट हमको यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन बताएगी। उससे क्या होता है? विजुअली हमको कैसे पता लगेगा कि यहाँ पर डायरेक्शन क्या है? तो हम क्या करते हैं, अभी हम बाद में पढ़ेंगे, पूछ जाएगी। अगर हम एक मैग्नेटिक नीडल को यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर हमने मैग्नेटिक नीडल को रखा तो नीडल ऐसे खड़ी हो जाएगी। इधर नीडल का नॉर्थ
और इधर उसका साउथ। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक नीडल हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही खड़ी होती है। क्यों उस डायरेक्शन में खड़ी होती है? बिकॉज द टॉर्क इन दैट डायरेक्शन इज जीरो, यू विल कम टू टॉर्क। ओके, तो इसलिए मैग्नेटिक नीडल हमेशा कहां खड़ी होती है? इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहां हमने मैग्नेटिक नीडल खड़ी की तो देखा हुआ ऐसे खड़ी हुई। एक्चुअली हमने एक बार मैग्नेट रखा और उसके चारों तरफ मैग्नेटिक नीडल रखी, जहां जहां उसका निशान जैसी जैसी डायरेक्शन आई वो सब डायरेक्शन हमने ड्रॉ कर ली। उसी से ही हमको पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे होती। हमने अपने मन से नहीं बनाया, पहले नीडल रखी फिर उससे बनाई। तो हमने फिर क्या बना लिया कि जब ये हमको दिखेगा तो जिधर डायरेक्शन होगी उधर ही मैग्नेटिक फील्ड की नीडल दिखाए। ओके, ये इधर और यहाँ पर ये बड़ा सम क्या है? तो ये एक चीज है डायरेक्शन। सेकेंड थिंग, अगर हमसे पूछा जाएगा कि यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट P पर और ये पॉइंट Q पर कहाँ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, तो आंसर क्या होगा? इट इज एट P because here density of the lines is more। यहाँ इतने बड़े घेरे में 1 2 3 लाइन आती है, यहाँ हार्डली एक लाइन आती है। So this magnetic field is stronger because the lines are grounded here. The density of lines is more। तो ये दो चीजों की हमको इंफॉर्मेशन मिली, एक कहाँ स्ट्रॉन्ग है और कहाँ वीक है। नंबर 2, डायरेक्शन किस पॉइंट पर कहाँ है, कहीं इसकी डायरेक्शन ऐसी है कहीं इसकी डायरेक्शन ऐसी है। तो इस डायग्राम को देख के कहीं पर भी हम उंगली रखे कि यहाँ डायरेक्शन बताओ, आप बता सकते हो, यहाँ डायरेक्शन बताओ, आप बता सकते हो। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमको हर जगह डायरेक्शन के बारे में इन्फॉर्म करती है और उसकी स्ट्रेंथ के बारे में इन्फॉर्म करती है। तो इस चीज को हम लिख लेते हैं। नंबर 2, tangent at a point gives direction of magnetic field। A needle will fall in this direction। Third, density of lines shows strength of magnetic field। Density of lines shows strength of magnetic field at that point। और एक बड़ी फेमस प्रॉपर्टी वो हम सब जानते हैं, रीजन क्या है? यस, if they do so, then at the point of intersection the field has two directions, which is not possible।
छोटी सी प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के सोर्स क्या होते हैं? तो आंसर है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के सोर्स बार मैग्नेट भी होता है, एक सॉलिनॉइड भी होता है और एक कॉइल ऑफ करंट वो भी होता है, करंट कैरिंग कॉइल वो भी एक सोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म होगा। तो अगर हम एक कॉइल में करंट फ्लो कराएंगे तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे करंट ऐसे फ्लो हो रही है, तो ऐसे फ्लो हो रही है ऊपर। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉइल के कारण। अगर एक सोलेनॉइड लेंगे तो सोलेनॉइड के कारण इसमें करंट फ्लो होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जाएंगी, इधर से आएंगी, ये ऐसे जाएगी और ऐसे आएगी। These are magnetic field lines due to solenoid। तो सोलेनॉइड भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाता है, कॉइल भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाते हैं और बार मैग्नेट भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाते हैं। इस तरह से ये तीनों में हमको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिलती है। ओके, तो आप ये देखेंगे कि बार मैग्नेट का बिहेवियर बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे कि सोलेनॉइड का बिहेवियर होता है। ये यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर में स्ट्रेट और बाहर निकल के ऐसे लूप बनता है, और इधर सोलेनॉइड में अंदर में ऐसे स्ट्रेट और बाहर निकल के ऐसा लूप बनेगा, अंदर में स्ट्रेट बाहर निकल के इस तरह से उसका लूप बनेगा। So the bar magnet act like a solenoid, current carrying solenoid। ये याद रखिए, ये दोनों की एनालॉजी है। तो हम ये मान सकते हैं कि बार मैग्नेट एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड की तरह बिहेव करता है, या एक सोलेनॉइड एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ओके, दोनों के मैग्नेटिक फील्ड भी एक जैसे ही होते हैं। बार मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बाय बार मैग्नेट। पुरानी टर्म्स में हम पढ़ा करते थे, यहां से अगर x डिस्टेंस पर जाएंगे तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड B दिस विल बी इक्वल टू u0/4 q m b सॉरी 2 u0/4 q m r3। ये मैग्नेटिक फील्ड होता है जिसमें m है इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। जब हम एक सोलेनॉइड लेते हैं, that is many turns of a coil, और इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बनता है, तो इससे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, यहां से r डिस्टेंस पर जाएंगे तो यहां मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमें मिलती है u0/4 2 and Ia/r2। N is total number of turns, I is current flowing rate, A is area। Therefore, NIA
of solenoid is N. And what is N? Magnetic dipole moment of a bar magnet. ठीक है, तो बार मैग्नेट एक सॉलिनॉइड जैसा बिहेव करता है और दोनों एक जैसा मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं और वो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन आपने देखा। अब अगर इस बार मैग्नेट को उठाकर हम एक दूसरे मैग्नेटिक फील्ड में रखें, हमको मालूम है मैग्नेटिक फील्ड बनाने के बहुत से एजेंट हैं। एक बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड बना सकता है, एक कॉइल मैग्नेटिक फील्ड बना सकती है, एक सॉलिनॉइड मैग्नेटिक फील्ड बना सकता है, एक स्पेस में हम मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो कॉइल आमने सामने रखें, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होते हैं। ओके, उस मैग्नेटिक फील्ड पे अगर हम एक बार मैग्नेट को रखेंगे तो क्या होगा? ओके, इसे देखिए, मैग्नेटिक magnet is placed in, we have placed one magnet in external magnetic field. ये external magnetic field हमने यहाँ बनाया हुआ है। Let us say this is the external magnetic field. This is the uniform magnetic field, and it has got this direction. इसमें हमने एक मैग्नेट को रखा या मैग्नेटिक नीडल को रखा, उसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी। लेट अस से वी हैव kept it in this direction, north south, नॉर्थ डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड किससे बना है? देखिए, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनते हैं वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड बनता है। मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए हम क्या सोचते हैं? हम ये सोचते हैं कि यहाँ पर बड़ा सा मैग्नेट रखा है और ये इसका नॉर्थ पोल है, यहाँ पर एक बड़ा सा मैग्नेट रखा है और ये इसका साउथ पोल है। तो नॉर्थ टू साउथ ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जाती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का रास्ता क्या होता है? मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से निकलना, मैग्नेट साउथ में एंटर करना, इसलिए ये रास्ता। फिर से अगर हमारे पास ये एक मैग्नेट है नॉर्थ साउथ और ये एक दूसरा मैग्नेट है साउथ नॉर्थ, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से ऐसा आएंगी और इस साउथ से एंटर करेंगी और यहां से नॉर्थ से निकल जाएंगी। देखिए, अंदर में डायरेक्शन क्या है? साउथ टू नॉर्थ, बाहर में डायरेक्शन नॉर्थ से बाहर। यहां पर अंदर में साउथ टू नॉर्थ, बाहर में आउटसाइड। ठीक है, तो इस तरह से इस एरिया को देखिए, यहां पर क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ टू साउथ के बीच की जगह पर वही हमने यहां पर किया है। इसी का दूसरा रूप देखिए, वी हैव ए कॉइल हियर, इस कॉइल में ऐसे करंट फ्लो हो रही है और ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकलता है। इस तरह से ये ऐसा, ये वाला ऐसे और ये और बड़े रूप में जाएगा, ऐसे घूम के आएगा, इधर वाले ऐसे घूम के आएंगे। इस तरह से ये ऐसा बनेगा। लेकिन अगर मैं इसके सामने एक रिंग और रख दूंगा, इस रिंग का मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? जो इधर से एंटर करेगा और इधर से निकलेगा। अब इस लाइन को इधर निकलना है, इस लाइन को इधर से आना है, तो ये जो लाइन जा रही है ये बड़े आराम से इसके अंदर से जाना पसंद करेगी। क्यों? क्योंकि ये उसी को सपोर्ट करती है। ये लाइन ऐसे चली जाएगी। ये जो लाइन ऐसे जा रही है, ये ऐसे जाने की बजाय ये इधर आ जाएगी और इसमें से आके ऐसे निकल जाएगी। ये जो लाइन
इधर जा रही है, ये इधर आ जाएगी और यहां से ऐसे निकल जाएगी। इस तरह से ये बाहर जाने की बजाय इसके अंदर जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसका इलेक्ट्रो साउथ पोल बन रहा है, ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसको चाहिए, तो इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन को इधर खींचेगा। तो इस तरह से हमको यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड ऐसे मिलता है। अगर इन दोनों का डिस्टेंस हम कम कर दें, ये डिस्टेंस हमने कम कर दिया, तो यहाँ से लाइन निकली, इसके पहले कि वो घूम जाए ये उसको खींच लेगा। तो ये तीनों लाइन कैसी हो गई? पैरेलल, स्ट्रेट। इसके बाद हमने क्या किया, ये निकलकर ऐसा घूमेगी, ये ऐसा घूमेगी, तो हमने यहाँ एक रिंग और लगा दिया, फिर चौथा एक रिंग लगा दिया, पांचवा रिंग लगा दिया। तो ये सब कैसी बन गई? स्ट्रेट। और इस चीज को हम क्या बोलेंगे? सॉलिड। लेकिन फिर से वापस आते हैं स्टेट 1 पे, एक कॉइल यहाँ है, एक कॉइल यहाँ है, दोनों के बीच हमको क्या मिलेगा? मैग्नेटिक फील्ड। इस तरह से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किए जाते हैं। हवा में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकते हैं। दोनों तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेट रखते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट मींस इलेक्ट्रिक वाली कॉइल्स, या बार मैग्नेट रखते हैं, एक बार मैग्नेट का नॉर्थ, एक बार मैग्नेट का साउथ, ये बनेगा। अब अंदर जो हमने मैग्नेट रखा है, इसकी एक तरफ नॉर्थ है और एक तरफ साउथ है, उस पर फोर्स करते हैं। ये नॉर्थ है तो नॉर्थ पर फोर्स किधर लगेगा? साउथ की डायरेक्शन में, और साउथ पर फोर्स किधर लगेगा? नॉर्थ की डायरेक्शन में। ये जब फोर्स इस पर लगते हैं तो देखिए ये दोनों के फोर्स, इस फोर्स की डायरेक्शन ऐसी है, इस फोर्स की डायरेक्शन ऐसी। ये दोनों फोर्स इक्वल है क्योंकि एक ही मैग्नेटिक फील्ड में रखे हैं और एक ही मैग्नेट के हैं। अगर ये दोनों इक्वल है, एक दूसरे के अपोजिट है, एक ही बॉडी के अलग अलग पॉइंट पर काम कर रहे हैं, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? कपल ऑफ फोर्स। ये कपल ऑफ फोर्स क्या क्रिएट करेगा? तो आंसर है ये टॉर्क क्रिएट करेगा। कपल ऑफ फोर्स विल क्रिएट ए टॉर्क। ओके, ये जो टॉर्क क्रिएट करेगा, उस टॉर्क के कारण ये घूमना चाहेगा, तो ये टॉर्क कितना होगा? ये वाली सिचुएशन हम लोग डायपोल में हैंडल कर चुके हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल में, और हम लोगों को मालूम है कि इलेक्ट्रिक डायपोल में हमको टॉर्क कितना मिला था? इलेक्ट्रिकल डायपोल मोमेंट मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक। इसी तरह से यहां पर जो हमको टॉर्क मिलेगा, दैट टॉर्क विल बी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट मल्टीप्लाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये इस तरह से टॉर्क क्रिएट होगा, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? मैग्नीट्यूड हमको मालूम है mv sin थीटा, एंड हियर इज थीटा। इस लाइन को हमने ऐसे मिलाया, ये वाला जो एंगल है ये है थीटा। ठीक है, तो ये इस पर टॉर्क क्रिएट होता है। इसका ज्योमेट्रिकल सॉल्यूशन देखने की जरूरत नहीं है, वी हैव ऑलरेडी डन इट इन डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल। तो ये टॉर्क का फॉर्मूला फिर से हम एक बार याद कर लेते हैं। दिस इज डायपोल मोमेंट मल्टीप्लाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब इसमें एक छोटी सी एक्सरसाइज हमको और करनी है कि ये टॉर्क मैक्सिमम कब होता है और ये टॉर्क मिनिमम कब होता है। तो आंसर है जब एलवी साइन थीटा मैक्सिमम होगा तो टॉर्क मैक्सिमम होगा, और जब एलवी साइन थीटा मिनिमम होगा तो टॉर्क मिनिमम होगा। दैट मींस इट डिपेंड्स अपॉन थीटा। तो टॉर्क मैक्सिमम थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो मैग्नेट कैसा होगा? मैग्नेट परपेंडिकुलर टू बी। ये रहा बी और ये है मैग्नेट। इस समय टॉर्क कैसा है? मैक्सिमम। उसके बाद टॉर्क मिनिमम कब होगा और कितना होगा? थीटा इज इक्वल टू 0। इस समय मैग्नेट कैसा रखा जाएगा? मैग्नेट अलोंग बी।
मैग्नेट इज अराउंड बी। ये मैग्नेटिक फील्ड है बी और ये मैग्नेट रखा हुआ है, ये मैग्नेट का नॉर्थ और ये मैग्नेट का साउथ। ये वाले में टॉर्क कैसा है सी। अब बताइए कौन सा टॉर्क मैग्नेट को नहीं घुमा सकता? टॉर्क मैक्सिमम नहीं घुमा सकता कि टॉर्क जीरो नहीं घुमा सकता? वेरी ऑब्वियस, जब टॉर्क को जीरो हो गया तो वो नहीं घुमा सकता। इसका मतलब अगर मैग्नेट इस सिचुएशन में आ जाएगा तो और नहीं घूमेगा। इसका मतलब ये कौन सी सिचुएशन है? इक्विलिब्रियम सिचुएशन। यानी यहां तो जैसे ही मैग्नेट घूम के पहुंचा आगे टॉर्क लगना बंद हो गया, टॉर्क लगना बंद हो गया, रुक गया। इसलिए मैग्नेट हमेशा किस डायरेक्शन में खड़ा होता है? इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अगर आपसे कोई जनरल पूछे व्हाई द मैग्नेट शुड स्टे इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, our one line answer will be because in that situation the turning torque has become zero, so it cannot turn anymore. याद रहेगा? तो याद रखिए, in this condition it cannot turn anymore. जब टॉर्क जीरो हो जाएगा तब वो टर्न करना बंद कर देगा, उस कंडीशन में उसको रुक जाना चाहिए। ठीक है, तो ये टॉर्क मैक्सिमम, टॉर्क मिनिमम, ये दोनों कंडीशन आपने देखी। अब इसके बाद अगली चीज हम लेते हैं, एक मैग्नेट हमने लिया, उस मैग्नेट को ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा, छोड़ दिया, वो ऐसे खड़ा हो गया। अब हमने इसको ऐसे टर्न किया, अपने हाथ से टॉर्क लगाया, टॉर्क लगा के इसको ऐसा टर्न कर दिया। जब हम ऐसा टर्न करेंगे तो इसमें टॉर्क क्रिएट हो जाएगा, ये जो कि थीटा की कुछ वैल्यू आ गई। अब ये जो टॉर्क क्रिएट होगा ये क्या करेगा? उस मैग्नेट को घुमाएगा। अब जब वो उस मैग्नेट को घुमाएगा तो उसकी सीक्वेंस देखिए, ये फोर्स ऐसे लगे और इसने घूमना शुरू किया ऐसा और घूमा ऐसा। क्यों घूम रहा है? टॉर्क लग रहा है, एंगुलर फोर्स लग रहा है। जब इस पे एंगुलर फोर्स लगेगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा, एंगुलर फोर्स से एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन से इस पे एंगुलर वेलोसिटी आती जाएगी और वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। तो जब तक ये यहां पहुंचा, इस कंडीशन में पहुंचा, ऐसा घूमकर इसकी वेलोसिटी बढ़ी, यहां आया तो इसकी वेलोसिटी बढ़ी हुई है। जैसे ही यहां पहुंचता है टॉर्क कितना हो गया? जीरो, लेकिन वेलोसिटी है। तो मैग्नेटिक फील्ड ने इसको छोड़ दिया कि घूमने की जरूरत नहीं, टॉर्क कितना हो गया? जीरो, लेकिन वो ऑलरेडी एक स्पीड में आ चुका है। तो कौन सा फिनोमेना लग जाएगा? इनर्शिया ऑफ वेलोसिटी। तो वो रुका नहीं, अपनी वो वाली मेन पोजीशन को ये ओवरशूट कर जाएगा और दूसरी तरफ जाएगा। जैसे ही ये यहां से ऐसे पलटता है और यहां पर आ जाता है घूमते हुए, ये नॉर्थ यहां आ गया तो इस पे इधर फोर्स लगने लगता है और साउथ पे इधर फोर्स लगने लगता है। अब टॉर्क की कंडीशन देखिए, उल्टा हो गया। तो जब ये ऐसे घूमते हुए आता है, टॉर्क उल्टा हो गया है, वो टॉर्क अब इसको रोकने की कोशिश करता है, इस पर ब्रेक लगाता है, तो इसकी वेलोसिटी कम होते होते जीरो हो गई। ये टॉर्क अभी भी है, तो जीरो वेलोसिटी होने के बाद ये इसको वापस ले जाता है इस तरफ। जैसे ये टॉर्क इधर ले जाता है, इसकी वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते यहां पहुंच के वी हो गई, यहां पहुंच के टॉर्क जीरो हो गया, लेकिन इनर्शिया वेलोसिटी के कारण ये ओवरशूट कर जाता है। तो हर बार ऑसिलेशंस में, हर बार इसका ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाता है। मेन पोजीशन को वो क्यों क्रॉस करता है बताइए? इनर्शिया ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, वापस क्यों आता है? टॉर्क। तो टॉर्क इसको हमेशा किधर खींच कर लाता है? मेन पोजीशन पे, और ये मेन पोजीशन पे क्यों नहीं रुकता है? इनर्शिया ऑफ वेलोसिटी। So because of inertia of velocity,
करेगा ऑसिलेशन, तो इट विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग। और इसी चीज को अब हम नोट कर लेते हैं। इसको हमने घुमाया और इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया थीटा। उस समय टॉर्क कितना होगा, दो तरह से इक्वेशन बताइए। एक इक्वेशन इस लैंग्वेज में, दूसरा एंगुलर रोटेशनल मोशन की भाषा में, that says that torque is equal to I into alpha. I is what? Moment of inertia and alpha is angular acceleration. ये हम लोगों ने रोटेशनल मोशन के चैप्टर में पढ़ा है। टॉर्क कितना होता है, ओके। For its own displacement, sin theta is equal to theta. Therefore, n d theta is equal to phi alpha, or theta is equal to I upon m d अल्फा। या इसी को हम उल्टा कर सकते हैं और अल्फा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू m d अपॉन I थीटा, और इसमें हमने निशान लगा दिया माइनस। माइनस क्यों लगाया? जिस समय थीटा की डायरेक्शन ऊपर की तरफ बढ़ रही होती है उस समय एक्सेलरेशन नीचे काम करता है। their directions are opposite to each other, therefore they should carry opposite signs. So this is the formula for acceleration when the angle is theta. हम प्रूफ क्या करना चाहते हैं? हम प्रूफ ये करना चाहते हैं कि अल्फा और थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
थीटा को 2 गुना कर दीजिए, अल्फा रूट टाइम्स हो जाएगा। If the theta is 3 times, alpha will also be 3 times. How it is possible? If this is a constant, and is property of the magnet, that is a constant. Moment of inertia, that is also property of the R, that is a constant. B, magnetic field is uniform, that is a constant. So all these things are constant. Since mp upon I is a constant, alpha is proportionate to directly proportionate to theta, or we can say the angular displacement is proportionate to angular acceleration. Angular acceleration is proportionate to angular displacement and opposite in direction. Opposite in direction मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब थोड़ा सा ये देखिए, ऐसा एक मोशन जिसमें ये प्रॉपर्टी होती है, that acceleration is proportional to displacement and opposite in direction. ये कौन सा मोशन होता है? तो आंसर है दिस इज ए सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन की प्रॉपर्टी क्या है? The acceleration towards mean position is always proportional to displacement. एक ऐसे पेंडुलम ऑसिलेट हो रहा है, मीन पोजीशन से जितना दूर जाएगा उतना फोर्स बढ़ते जाएगा, फोर्स मींस एक्सेलरेशन बढ़ते जाएगा। तो एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इधर होता है, फोर्स इधर लगता है, और जब डिस्प्लेसमेंट इधर होता है तो फोर्स इधर लगता है। ये प्रॉपर्टीज किसकी है? दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये हम लोग एसएचएम के चैप्टर में कर चुके हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन के चैप्टर। ओके, तो अगर हम किसी मोशन में ये प्रूफ कर दें that angular acceleration is proportional to displacement, acceleration is proportional to displacement and opposite in direction, तो हम डिक्लेयर कर सकते हैं कि ये मोशन कौन सा है? SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। और वही काम हम करते हैं। therefore this oscillation is simple harmonic motion. This is the simple harmonic oscillation. अच्छा, इसके प्रूफ करने से क्या होगा? तो आंसर है, अगर हम ये प्रूफ कर देते हैं that this is a simple harmonic motion, तो simple harmonic motion की जितनी प्रॉपर्टीज होती हैं सब इस पर एप्लीकेबल हो जाएंगे, उसके सारे फॉर्मूला इस पर एप्लीकेबल हो जाएंगे। उसमें से एक फॉर्मूला हमारा बहुत काम का है, एंड दैट इज ऑसिलेशन का टाइम पीरियड। हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन के चैप्टर में ऑसिलेशन के टाइम पीरियड का एक फॉर्मूला बनाया हुआ है। therefore टाइम पीरियड of oscillation T is equal to 2 by root displacement upon acceleration। ये हमने बनाया था सिंपल हार्मोनिक मोशन में, और चूंकि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है इसलिए ये फॉर्मूला हमने एज इट इज उस चैप्टर से उठा लिया। समझ में आया? यहाँ प्रूफ नहीं किया, ये दूसरे चैप्टर से फॉलो कर लिया, इस चैप्टर से सिंपल हार्मोनिक मोशन। लेकिन हम कब फॉलो कर सकते हैं? जब ये मोशन कैसा होगा? सिंपल हार्मोनिक। इसलिए पहले हमने क्या प्रूफ किया इसमें? दैट दिस इज ए सिंपल हार्मोनिक मोशन।
because acceleration is proportional to displacement, therefore it is a this oscillation is simple harmonic motion. ओके, इसलिए इसका टाइम पीरियड कितना होगा। अब इस टाइम पीरियड को निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन की वैल्यू रखते हैं। अभी तक हमको क्या मालूम है, वी नो दैट फॉर्मूला एंड दैट फॉर्मूला इज दिस, अल्फा इज इक्वल टू mv अपॉन आई थीटा। माइनस को छोड़ दीजिए, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन कौन है, डिस्प्लेसमेंट थीटा, एक्सेलरेशन अल्फा। थीटा अपॉन अल्फा कितना हुआ, आई अपॉन एन। थीटा अपॉन अल्फा इज इक्वल टू आई अपॉन एन। ओके, putting this value, time period is equal to 2 pi root I upon n. This is time period of oscillation of a magnet which is kept in an external magnetic field. Time period of oscillation. तो इस एक्सप्रेशन से हमको पता लगा कि टाइम पीरियड इस पर डिपेंड करता है। टाइम पीरियड 3 क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है। फर्स्ट इज इनर्शिया। किसका इनर्शिया, हर मैग्नेट का इनर्शिया। हर मैग्नेट लोहे का बना हुआ है, उसका इनर्शिया का एक फॉर्मूला होता है। वो इनर्शिया का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है मोमेंट ऑफ इनर्शिया चैप्टर में, दैट इनर्शिया इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस v स्क्वायर अपॉन 12। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है, ठीक है। तो जैसे जैसे उसका मास ज्यादा होगा उसको छोड़ने का टाइम बढ़ जाएगा, लंबाई ज्यादा होगी छोड़ने का टाइम बढ़ जाएगा, ये भी समझ में आता है। दूसरा m, दिस इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। उसकी अपनी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी उतनी जल्दी वापस आएगा, उतना जल्दी वापस आएगा। एनबी क्या होता है, टॉर्क। तो अगर v बढ़ गया तो टॉर्क बढ़ जाएगा, m बढ़ गया तो भी टॉर्क बढ़ जाएगा और वो जल्दी अपनी जगह पर वापस आ जाएगा। जल्दी वापस आएगा तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा। इसलिए टाइम पीरियड इन दो चीजों पर डिपेंड करता है। यू शुड रिमेंबर, अगर v ज्यादा होगा, m ज्यादा होगा तो जल्दी जल्दी वाइब्रेट करेगा, और अगर m और v को बीट कर देंगे तो स्लो वाइब्रेट करेगा, ठीक है। तो अब इसमें से इस एक्सप्रेशन को हम लोग यूज करते हैं डिफरेंट मैग्नेट्स का m निकालने के लिए, डिफरेंट मैग्नेट्स का b निकालने के लिए, या जिस एरिया में b है उस b की वैल्यू हम इससे निकाल सकते हैं। दिस इज अ वेरी वर्सटाइल फॉर्मूला, बट अनफॉर्चुनेटली आप लोगों को यही तक पढ़ना है सीबीएसई में, सिर्फ इसके टाइम पे लिखता है। स्टेट के सिलेबस में ये है कि इस फॉर्मूला को यूज करके हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m कैसे निकालते हैं इसी मैग्नेटिक। इस फॉर्मूला को यूज करके हम मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ b कैसे निकालते हैं, किसका मैग्नेटिक फील्ड। तो आंसर है, इस मैग्नेट को हमने यहाँ लटकाया है और यहाँ किसका मैग्नेटिक फील्ड काम करता है, अर्थ का। तो अगर हम b की वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगा, वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ, वो हम इससे निकाल सकते हैं। क्योंकि हम इसमें टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं, हम इसमें आई को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टी और आई को हमने कैलकुलेट किया, ऑब्जर्व कर लिया, तो हम एम की वैल्यू निकाल सकते हैं। दो मैग्नेट एम की वैल्यू निकालेंगे, एम को डिलीट करके एम को आपस में इक्वल करके कैंसिल करके बी की वैल्यू आ जाएगी, या बी को कैंसिल करेंगे तो एम की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से हमने एक्सपेरिमेंट्स करके एम और बी निकाला। फिलहाल आप सिर्फ इतना याद रखेंगे कि जब भी कोई मैग्नेट को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हम मूव करते हैं तो वो क्या करेगा, ऑसिलेट। फाइनली रुकेगा किस कंडीशन में, इन द कंडीशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड।
ऑसिलेशन का टाइम पीरियड कितना होगा, टॉर्क की वैल्यू एम इनटू बी, ये टॉर्क की वैल्यू। सो दिस इज ऑसिलेशन ऑफ मैग्नेट इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब इसके बाद हम अगली चीज देखते हैं एंड दैट इज गॉस थ्योरम इन मैग्नेटिज्म। गॉस थ्योरम इन मैग्नेटिज्म, हम लोगों ने गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रिसिटी ये स्टडी किया है। गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रिसिटी दैट इज क्लोज इंटीग्रल EdS इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जितने चार्ज उसके अंदर है उतना ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसको टच करेगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स टच करेगा तो उसके अंदर से ऐसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकला, उसको टच किया। उसमें हमने एक चीज पढ़ी थी, अगर एक तरफ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स उल्टी डायरेक्शन से आया और दूसरी तरफ से निकल गया तो उसके नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, 0। ठीक है। नाउ गॉस थ्योरम इन मैग्नेटिज्म सेज दैट in this is Gauss theorem in magnetism. Closed integral VS is equal to 0। क्यों ऐसा हो गया इसका रीजन देखिए। Okay, reason for this, ये हमने एक गॉसियन सरफेस बनाई, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं तो जितनी फील्ड लाइंस एंटर करती हैं उतनी फील्ड लाइंस लीव करती, उतनी उसको छोड़ती है, तो नेट फील्ड कितना हो गया, यस, नेट फील्ड 0। अब प्रॉब्लम ये है कि जब हम इलेक्ट्रिकल लेते थे तो अंदर में एक पॉजिटिव चार्ज लेके उसके चारों तरफ फेंक देते थे और पॉजिटिव चार्ज से सब तरफ कैसी दिखती थी, आउटवर्ड, इनवर्ड नहीं दिखती। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में ऐसी कोई जगह ही नहीं होती है कि जहां से हम उसका स्टार्टिंग पॉइंट इसके अंदर कर दें और एंडिंग पॉइंट बाहर कर दें।
कहीं पर भी आपने नॉर्थ पोल देखा और देखा कि यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं और हमने बोला चलो यहाँ गॉसियन सर्कल्स बनाते हैं, लेकिन नॉर्थ कभी अकेला नहीं होता, उससे चिपका हुआ हमेशा कौन मिलेगा? साउथ। कैसे? एक हमने कॉइल ली, इस कॉइल में इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, करंट फ्लो हो रही है। अगर ये करंट ऐसे फ्लो हो रही है और ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रहा है, तो ये कौन से पोल की तरफ बिहेव कर रहा है? नॉर्थ। और इधर से देखेंगे तो सब। तो क्या ये दो चीज है? एक ही चीज है। एक ही इलेक्ट्रॉन ऐसा घूम रहा है और इधर से देखो तो नॉर्थ पोल है, इधर से देखो तो साउथ पोल है। तो हम नॉर्थ और साउथ को सेपरेट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। एक ही इलेक्ट्रॉन घूमेगा, दोनों बन जाएंगे। इलेक्ट्रॉन का घूमना बंद होगा, दोनों गायब हो जाएंगे। तो बनेंगे तो इकट्ठे बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। तो अगर हम इसको गॉसियन सर्कल से घेरेंगे तो क्या होगा? एक नॉर्थ अंदर में है और एक साउथ भी अंदर में। नॉर्थ से लाइन निकलेगी और साउथ में लाइन एंटर करेगी, तो जितनी लाइन निकलेगी उतनी ही लाइन अंदर एंटर कर जाएगी। इसलिए कभी भी उसका सम अनइक्वल नहीं हो सकता और इसलिए हमेशा नेट फील्ड क्रॉसिंग द गॉसियन सर्फेस कितना रहेगा? 0। So this is a very important conclusion और बाद में जाके हम पढ़ेंगे। This is second Maxwell's law। Maxwell's law आगे पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड में, उसमें ये आएगा that this is very important because this tells us about nature of the magnetic field. What is the nature of magnetic field? The lines are continuous curves. Since lines are continuous, the net magnetic flux is 0. Net magnetic flux linked to closed surface is 0. This is Gauss theorem in Maxwell's. Okay. इसमें आपको एक एग्जाम्पल्स कुछ रीड आउट करने हैं और ये आप जरूर पढ़ लीजिए, मुझे उसके यहाँ समझाने की जरूरत नहीं है, तो वेरी इजी। लेकिन एक बार आपको उसे पढ़ लेना चाहिए, एग्जाम्स में आ सकते हैं। These are example 5.6 आपके एनसीईआरटी की बुक में है, पेज 182 पर। एग्जाम्पल 5.6 कि किस तरह की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है, कैसी करंट फ्लो होने से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस शेप की बनेगी, उसको आप अलग अलग शेप में देख लें। अब इसके बाद हम लोगों ने करना है, एक बहुत बड़े मैग्नेट के बारे में पढ़ना है, एंड दैट मैग्नेट इज अर्थ।